जय श्री कृष्णा मित्रों, आप सुन रहे हैं सोलमेट मेरे साथ। अब तक की कहानी में आपने जाना कि रेखा और अबीर का एक एक्सीडेंट हुआ और उस एक्सीडेंट में रेखा का देहांत हो गया। और उसके बाद से ही सुधाकर भी ये सोचने को मजबूर हो गए कि क्या जो पंडित जी ने कहा वो सही है, क्या उन्हें अबीर के ब्याह के बारे में सोचना चाहिए। और इन्हीं सब कसमकस में उलझे हुए उन्होंने अपने मित्र सुधाकर को फ़ोन लगा दिया। अब आगे सोलमेट भाग 11। क्या बात करनी थी तुम्हें? सुधाकर ने पूछा। देखो सुधाकर, मुझे गलत मत समझना, पर आज मजबूर हो गया हूँ इसलिए तुमसे बात कर रहा हूँ, वरना कभी इस तरीके की बात नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम अभी शायद तैयार नहीं होगे और फिर तुम्हारे ऊपर कोई दबाव भी नहीं है। बस मेरे मन में जो ख्याल आया, जो मेरी इच्छा थी, वह तुमसे कह रहा हूँ। प्लीज़ इसको दिल पर मत लेना और अगर मेरी बात गलत लगे तो बुरा मत मानना। त्रिपाठी जी झिझकते हुए बोले। अरे त्रिपाठी, इतना फॉर्मल होने की क्या ज़रूरत है? कहो ना, इतना क्या सोच रहे हो? तुम जो कहना चाहते हो बेझिझक कहो, मित्र हूँ तुम्हारा, और हाँ, बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूंगा। सुधाकर ने कहा तो त्रिपाठी जी ने गहरी सांस ली। सुधाकर, मैं चाहता हूँ कि अबीर का ब्याह तुम्हारी बेटी निम्रत के साथ हो जाए। हाँ, तो इसमें बुराई क्या है? तुम जब कहोगे तब रिश्ता तय कर देते हैं और जैसे ही बच्चों की पढ़ाई पूरी हो जाएगी विवाह करवा देंगे। सुधाकर ने कहा। नहीं सुधाकर, तुम गलत समझ रहे हो। मैं आगे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी की बात कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द निम्रत और अबीर का विवाह हो जाए। जब से रेखा गई है घर एकदम से बिखर गया है। मैं चाहता हूँ कि कोई अच्छी लड़की आ जाए और इस घर को संभाल ले। किसी अनजान को अपने घर लाने से बेहतर मुझे निम्रत लगी। जानी पहचानी लड़की है, तुम्हें जानता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है तुम्हारी परवरिश और तुम्हारे संस्कारों पर। त्रिपाठी जी ने अपनी बात नपे तुले शब्दों में कह दी। तुम्हारी बात अपनी जगह सही है त्रिपाठी, और मैं खुद चाहता था कि निम्रत और अबीर का ब्याह हो जाए, पर अभी मैं इस रिश्ते के लिए कैसे हाँ कर दूं? अभी तो निम्रत की उम्र ही नहीं है शादी ब्याह की। 18 साल की हुई है अभी और उस पर नीट की तैयारी कर रही है। डॉक्टर बनने का सपना है उसका। और फिर अगर इतनी जल्दी मैंने निम्रत का विवाह करा दिया तो मेरा घर कौन संभालेगा? सिम्मी को कौन संभालेगा? निम्रत और सिम्मी की माँ के जाने के बाद पूरा घर निम्रत संभाल रही है और ख़ास तौर पर सिम्मी को एक माँ की तरह संभाल रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हें क्या कहूँ, सुधाकर ने परेशान होकर कहा। उनकी बात सुनकर त्रिपाठी जी को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपना सिर झटका। प्लीज़ सुधाकर, इस बात को अपने दिल पर मत लेना, बस भावुक हो गया था इसलिए कह दिया। मैं समझता हूँ इस बात को कि अभी निम्रत विवाह के योग्य नहीं है और फिर तुम्हारे घर को भी वही संभाल रही है। मैं अपने घर को संभालने के लिए तुम्हारी बेटी मांग रहा था, बिना यह सोचे समझे कि तुम्हारा घर कैसे संभलेगा, कौन संभालेगा, तुम्हारी बेटी को कौन संभालेगा। स्वार्थी हो गया था थोड़ा, माफ़ कर देना मुझे मित्र, त्रिपाठी जी ने भावुक होकर कहा। कोई बात नहीं है गिरीश, इस तुमने अपना समझकर कहा और बस मैंने भी अपना समझकर अपनी परेशानी तुम्हें बता दी। अगर मेरे बस में होता तो मैं अपनी जान भी दे देता। और फिर निम्रत क्या बात है, पर निम्रत की ज़िंदगी पर उसका खुद का भी अधिकार है। उसके कुछ सपने हैं, वो डॉक्टर बनना चाहती है, पढ़ाई करना चाहती है। मैं उसके सपनों को इस तरीके से तो बर्बाद अपने हाथों से नहीं कर सकता। थोड़ा सा समय दे दो मुझे, फिर तुम जब कहोगे तब अबीर और निम्रत का ब्याह करा दूंगा। 1-2 साल का समय दे दो कम से कम, एक बार उसका सिलेक्शन हो जाए, उसके बाद। कहते कहते सुधाकर रुक गए। ठीक है सुधाकर, समझ गया मैं तुम्हारी बात को, और तुमसे फिर से कह रहा हूँ इस बात को दिल पर मत लेना, बस जो मन में आया वो कह दिया। वैसे भी तुम समझ सकते हो इस समय मेरी मानसिक हालत ठीक नहीं है, त्रिपाठी जी ने कहा और कॉल कट कर दिया। क्या सुधाकर ने मना कर दिया?
पीछे बैठी अम्मा बोली, जो कि सारी बातें सुन रही थी। अब उसकी गलती भी तो नहीं है अम्मा, उसकी बेटी की उम्र नहीं है अभी शादी ब्याह की, 18-19 साल की तो है निम्रत। ऐसे में कौन बाप चाहेगा कि उसकी बेटी का ब्याह कर दें और उसकी बेटी पढ़ाई लिखाई की उम्र में घर गृहस्थी संभाले। उस पर तो निम्रत मेडिकल की तैयारी कर रही है। अब सुधाकर उसका भविष्य भी तो देखेगा, और फिर उनके घर में भी निम्रत के अलावा और कोई नहीं है संभालने वाला, चीज़ों को मैनेज करने वाला। अब अम्मा इस तरीके से तो कोई ब्याह कराने के लिए तैयार नहीं हो जाएगा ना। गलती शायद मेरी ही है, मैंने ही बिना सोचे समझे जल्दबाजी में बात कर दी। त्रिपाठी जी दुखी होकर बोले, दिल छोटा मत कर, सब सही हो जाएगा। अम्मा ने उन्हें सांत्वना दी। गलती मेरी ही है अम्मा, मैं स्वार्थी हो गया था और यह नहीं सोच पाया कि अपने बेटे का भविष्य देख रहा हूँ, मैं अपने परिवार की सुख समृद्धि देख रहा हूँ, पर निम्रत और सुधाकर के बारे में नहीं सोच रहा, उसके बारे में नहीं देख रहा। अच्छा हुआ जो सुधाकर ने आज मना कर दिया, वरना बाद में शायद मुझे भी अपराध बोध रहता कि मैंने अपने स्वार्थ के कारण निम्रत की ज़िंदगी खराब कर दी और सुधाकर का घर फिर से बर्बाद कर दिया। त्रिपाठी जी के मन में बेहद दुख था। अरे अब इतना उदास क्यों होता है? निम्रत के पापा ने मना कर दिया तो क्या हुआ? निम्रत कोई आखिरी लड़की थोड़े ना है हमारे अबीर के लिए। और फिर शिखा के मम्मी पापा तो तैयार है ना शिखा की शादी करने के लिए। और फिर तुम देख रहे हो ना, पिछले 1 महीने में शिखा ने बिना किसी बात के, बिना किसी परेशानी के इस घर में आकर इस घर को संभालने की कोशिश की है, काम किया है, हम लोगों के लिए खाना बनाया है, तुम लोगों के कपड़े धोए हैं, पूरा घर बिल्कुल इस तरीके से संभाला है जैसे कि उसका खुद का घर हो। अम्मा बोली तो त्रिपाठी जी ने उनकी तरफ देखा। और फिर मुझे भी पसंद है शिखा, तुम्हें भी कोई ऐतराज़ नहीं है। और रही बात अबीर की, तो वो तो अभी किसी भी रिश्ते के लिए तैयार नहीं है, फिर चाहे सामने निम्रत हो या शिखा। एक बार रिश्ता हो जाएगा तो उसके हिसाब से वो स्वीकार कर लेगा। और जब सब सही है तो फिर परेशानी क्या है? निम्रत को भूल जाओ और शिखा से अबीर की शादी की बात करने का सोचो, अम्मा ने त्रिपाठी जी को समझाया। आप लोग फिर से शुरू हो गए, और यह क्या शादी शादी लगा रखा है? कहा ना मैंने, मुझे अभी शादी नहीं करनी। मुझे मेरे लक्ष्य से मत भटकाओ आप लोग। क्यों आप लोग मेरे पीछे पड़े हुए हो? अबीर नाराज होकर बोला। वैसे भी रेखा के जाने के बाद से वह बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया था। उसे बात बात पर गुस्सा आ जाता था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके मन में यह बात बैठ गई थी कि गलती शायद उसकी थी और इसी वजह से रेखा की जान गई। अबीर बेटा, ऐसे गुस्सा नहीं होते, इस तरीके से तो तुम कभी नहीं करते थे। ये आजकल हो क्या गया है तुम्हें? तुम तो हमेशा शांत रहने वाले थे, फिर अचानक से इतनी नाराज़गी क्यों? त्रिपाठी जी ने अबीर के पास बैठकर उसे समझाते हुए कहा। तो आप लोग भी तो नहीं समझ रहे हो, हर दूसरे दिन यही बात शुरू हो जाती है कि मेरी शादी करवा दो, मेरी शादी करवा दो। क्या सिर्फ शादी करके ही कोई लड़की आकर घर संभालती है? आपको अगर ऐसा लग रहा है तो एक फुल टाइम मेड रख लीजिए, वह सारा काम कर देगी, पर मुझे इस तरीके के बंधन में मत बांधिए प्लीज़ पापा, मुझे घुटन होती है। अबीर ने परेशानी के साथ त्रिपाठी जी को देखा। यह बंधन नहीं, तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारी आज़ादी है। तभी गिरिजा की आवाज़ आई तो सबने दरवाजे की तरफ देखा जहाँ गिरिजा खड़ी थी। भैया ने तो तुम्हें नहीं बताया, पर मैं बताती हूँ। पंडित जी ने कहा था कि तुम्हारी ज़िंदगी और भाभी की ज़िंदगी, दोनों की ज़िंदगी पर खतरा है। अगर तुम्हारी शादी किसी अच्छे ग्रह नक्षत्र वाली लड़की के साथ हो जाती है तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा और तुम स्पोर्ट्स में भी आगे बढ़ोगे, वरना तुम्हारा भविष्य भी डावाडोल है। उनकी एक भविष्यवाणी सच हो चुकी है, भाभी अब हमारे बीच नहीं रही और अब हम लोग बस यही चाहते हैं कि तुम्हें कुछ ना हो, और हम लोग तुम्हें सिर्फ इसलिए कह रहे हैं शादी करने का, और कोई बात नहीं है। तुम्हारा भविष्य भी इसी बात पर टिका हुआ है, वरना अब तो मुझे भी नहीं लगता कि तुम देश के लिए खेल पाओगे, गिरिजा ने कहा तो अबीर ने भरी आंखों से उन्हें देखा। इस तरीके से मुझे देखने से कुछ नहीं होगा बेटा, तुम्हारी बुआ हूँ, तुम्हारी माँ के जैसा ही तुम्हें प्रेम करती हूँ।
पर जो सच है वह यही है। आज फिर गई थी मैं पंडित जी के पास और उन्होंने यही कहा है कि यही एक उपाय है। किसी शुभ ग्रह वाली लड़की के साथ अबीर का विवाह करा दो तो अबीर का जीवन सुरक्षित हो जाएगा और उसका कैरियर भी। गिरिजा बोली तो त्रिपाठी जी फिर से सोच में डूब गए। तो वहीं अबीर नाराजगी से उठकर अपने कमरे में चला गया। तो मित्रों, आप सुन रहे हैं सोलमेट मेरे साथ। अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।